हेलो। करें स्टार्ट। आप लोग म्यूट कर दो। स्टार्ट करें दोस्तों। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके, लास्ट सेशन में कोई डाउट आपको? नो सर। नो। तो लास्ट सेशन में हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट सेशन में S3 देख रहे थे, है ना? S3। तो लास्ट सेशन में कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको। क्या दिया था? पढ़ के आने के लिए बोला था। बैकअप टाइप्स, राइट? और क्या वाला बताया था? रेट बताया था, है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकअप टाइप्स एंड रेट? चलो बैकअप टाइप से पहले बता दो, कोई पढ़ के आया है? अरे हाँ या नहीं? यस। कोई तो बहुत बताएगा पढ़ के आया है कि नहीं आया है। बैकअप टाइप्स पढ़ के आए हो क्या? हेलो। मेरा म्यूट तो नहीं है आवाज? बॉक्स तो नहीं है? ये था तो मग रिप्लाई तो करो कम से कम। नहीं आता है तो नहीं आता है ना? अनपढ़ ही नहीं आपने? अच्छा चलो। कोई तो है जिसने ट्राई किया है। चलो आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ के आना। चलेगा? क्या क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था बैकअप टाइप्स, राइट? और बैकअप टाइप्स में कितने बैकअप टाइप होते हैं? तीन होते हैं। चार होते हैं वैसे। एक होते हैं नॉर्मल बैकअप। दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप। और पांच चौथा होता है मिरर बैकअप, है ना? नहीं, वो अलग है ना? ये बैकअप के टाइप्स है। ओके। और एक चीज बता देता हूँ, बैकअप टाइप्स डिपेंड्स ऑन द आर्काइव बिट। क्या होता है? बैकअप टाइप्स हम लोग जब बढ़ेंगे डिपेंड्स ऑन द आर्काइव बिट। तो आपको समझना पड़ेगा आर्काइव बिट का कॉन्सेप्ट क्या है। आर्काइव बिट एग्जैक्टली होता क्या है ना? और फिर जब बैकअप लगाएंगे तो नॉर्मल बैकअप लगाने के बाद क्या पर एक्शन होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप लगाने के बाद क्या एक्शन होता है, डिफरेंशियल बैकअप लगाने के बाद क्या एक्शन होता है, और मिरर बैकअप लगाने के बाद क्या एक्शन होता है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी करना है ना? कॉन्सेप्ट पढ़ के होंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पूछा था मैंने? रेट टाइप्स। अब रेट का मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इंडिपेंडेंट डिस्क, है ना? कोई इसको इनएक्सपेंसिव डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेड जीरो। क्या आता है? रेड जीरो, रेड वन, और रेड फाइव। बेसिकली ये क्या बताता है? डिस्क का हाई अवेलेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? डिस्क हाई अवेलेबिलिटी। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि ये काम कैसे करता है, ओवरव्यू मतलब व्हाट एग्जैक्टली द टाइप इज, हाउ इट वर्क्स। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आना है तो, है ना? हालांकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कोई भी अज्यूम करेगा ना आपको आता है।
राइट। तो ये चीजें आपको पढ़ के आना है। तो लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, इस सेशन में भी बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पढ़ के आना है। चलो मुझे बात बताओ, S3 किस लिए यूज करते हैं? Storage services. स्टोरेज सर्विसेज। विच टाइप ऑफ डेटा वी स्टोर इन S3? Images, unstructured. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन सा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? कोई भी डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बराबर। कोई भी डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है ना। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? शाबाश, एब्सेंट थे, शाबाश फ्राइडे को। कैसे एक्सेस करेंगे? यस। Absent होता है. अरे बन तुमने पूरा पिछला क्लास किया है ना, उसने भी इससे S3 पढ़ा होगा ना, ट्रेनर ने। ऐसा क्या कर रहा है? अगर अपसेंट भी है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के तुक्का लगा देने का, और लॉजिक से तुक्का लगाओगे तो आंसर भी बराबर आता है ना। डेटाबेस कौन सा डेटाबेस? नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस S3 के अंदर सेव नहीं करते। उसके लिए AWS का स्पेशल सर्विस है ना, RDS फॉर रिलेशनल डेटाबेस, और DynamoDB फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो S3 के अंदर रिलेशनल और नो रिलेशनल डेटाबेस बिल्कुल भी सेव नहीं करते, है ना। तो AWS के अंदर, सॉरी, S3 के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते। दिस इज राइट थिंग, ये बराबर है, बराबर है। लेकिन उसको डेटा को एक्सेस कैसा करेंगे? URL, using किसका object URL? keys. Object keys. ऑब्जेक्ट URL, राइट। अब ऑब्जेक्ट URL का मतलब क्या है? बंद कर दूं यार थोड़ी देर, आवाज कम आ रहा है। ऑब्जेक्ट URL का मतलब क्या है? हाँ, अरे भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जनरल लैंग्वेज में बताओ ना, हमको File. समझ में आए। जो है यार. किसी भी फाइल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। किसी भी फाइल को क्या बोला जाता है? चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे आपका APG फाइल हो, वॉट एवर द फाइल, हम लोग कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं S3 के अंदर। और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, इंडिविजुअल फाइल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब हमने JPG फाइल स्टोर किया था, है ना, पेंट में जो क्रिएट किया था, JPG एक्सटेंशन होता है ना उसका, जो भी होता है ना। तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का URL के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, बराबर। S3 में फोल्डर का कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या? नहीं, फोल्डर. S3 में बाय डिफॉल्ट फोल्डर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। S3 में बाय डिफॉल्ट कोई कॉन्सेप्ट है क्या? लेकिन फिर भी हम लोग S3 के ऊपर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि UI आपको वो एक्सपीरियंस देता है। बैकएंड में क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप S3 के अंदर चाहे अजूर का भी ये स्टोरेज लो, वहां पे स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉक स्टोरेज होता है, ओके, वो भी आपको UI एक्सपीरियंस देता है। लेकिन यहाँ पे किसी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का URL एक्सेस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा? डेटा सेव करने के लिए कौन कौन से स्टोरेज है? डेटा सेव करने के लिए एक हो गया S3 अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए होता है। दूसरा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा स्टोर, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर मतलब फाइल सर्विसेज। फाइल सर्विसेज कभी सुना है क्या? आपने सुना होगा। शेयर ड्राइव, ओके। सेंट्रल मशीन पे एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब डेटाबेस में नहीं जाऊंगा, डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, और वहां पे फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो आपका जरूरत है वो फोल्डर आपके मशीन पे शेयर किया जाता है। जब फोल्डर शेयर किया जाता है तो वो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स में दिखेंगे आपको, राइट। उसके अंदर क्या होता है? डेटा होता है, डॉक्यूमेंट होता है, बराबर। तो वो क्या है? आपका EFS के थ्रू आएगा। अभी तक EFS हमने देखा है क्या? नहीं। तीसरा कौन सा आता है? स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज। कौन सा होता है ब्लॉक स्टोरेज भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक स्टोरेज? अजय साथ पढ़ गया है अच्छी बात है। EBS इज अ ब्लॉक स्टोरेज, है ना। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू द सिस्टम। हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू द सिस्टम। ये लैपटॉप है, इसको मेरा ब्लॉक स्टोरेज ही अटैच है। अब ब्लॉक स्टोरेज मतलब
ऑन प्रीमाइसेस हार्ड डिस्क है, लेकिन ये ब्लॉक स्टोरेज है। AWS के ऊपर ले गए तो EBS स्टोरेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और मशीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब स्टोरेज टाइप अगर हम लोग देख ले तो एक क्या है, ब्लॉक स्टोरेज, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर मतलब फाइल सर्विसेज, और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज मतलब S3। ओके, एक आता है EBS मल्टी अटैच। EBS मल्टी अटैच पता है क्या आपने? EBS मल्टी अटैच क्या होना चाहिए? जब आप कोई सीखते हो ना ये चीजें, तो बहुत ज्यादा टेक्निकली मत सोचो, जनरल सोचो कि भाई ऐसा क्यों होता होगा, ये अगर यूज किया तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो ना उससे होता क्या है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सीधा सा एग्जांपल बता दो, अभी आपको एक नया टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है। टास्क मतलब कुछ भी हो सकता है, जाके आप फ्लैट परचेस कर लो। ओके, तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना, आपको सब कुछ चेक करना है, वो फ्लैट फ्लैट लीगल है क्या, विद इन डेडिकेटेड समय में कंप्लीट करेगा क्या, तो उसके लिए क्या क्या चीजें करते हो, तो आप दिमाग से सोचते हो ना भाई क्या करना है क्या नहीं। तो इसीलिए टेक्निकल चीजें भी है ना, दिमाग के कसौटी पे चेक कर कि भाई ये चीज यूज किया है तो क्यों, है ना। तो हमको हमारे लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब भी समझ में आएगा तो भी हम लोग फिर आगे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल लोगे ना तो वो आंसर ठीक नहीं आता। यस, ब्लॉक स्टोरेज जे आपले फिक्स स्टोरेज जे असते, फॉर एक्झाम्पल जसं त्याचे फॉर्मॅट म्हटले आपण तर NTFS, फॅट. नहीं वो तो फाइल सिस्टम हो गया, फाइल सिस्टम हमको डिस्कस नहीं करना है। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, मैंने ब्लॉक स्टोरेज यूज किया, उसको फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम यूज करता हूँ। तो अभी हमको फाइल सिस्टम के बारे में नहीं जानना है ना, ब्लॉक स्टोरेज हो चुका है हमारा, S3 भी आधे से ज्यादा हमारा हो चुका है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि स्टोरेज अलग अलग कौन से होते हैं, है ना। तो मैंने अभी पूछा EBS मल्टी अटैच, और शायद लास्ट सेशन में मैंने बताया है EBS मल्टी अटैच क्या होता है। EBS मतलब ब्लॉक स्टोरेज हार्ड डिस्क को, सॉरी, लोकल हार्ड डिस्क होता है किसी भी सिस्टम का, मतलब एक ही स्टोरेज में मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करूं, वो होता है EBS मल्टी अटैच। हार्ड डिस्क है, लेकिन कनेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है मैं, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस। मेरे पास 5 सर्वर्स है, 5 सर्वर को एक ही हार्ड डिस्क कनेक्ट करूंगा, किसी भी सर्वर से डेटा सेव किया हुआ उसमें तो दूसरे सर्वर पे भी दिखेगा। अब ऐसा डिस्क किस लिए यूज होता है, क्लस्टर एनवायरनमेंट में यूज होता है। क्या होता है, क्लस्टर एनवायरनमेंट में। जैसे कि आपने ना कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर किया, ओके, लेकिन एप्लीकेशन का हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए आपको मल्टीपल EC2 इंस्टेंस चाहिए। मतलब एप्लीकेशन कहां से एक्सेस करोगे, तो सर्वर से ना, सर्वर मतलब EC2। अब ये डेटा कहां सेव करेगा, सेंट्रलाइज सेव करना पड़ेगा ना उसको। तो अगर हर एक मशीन अपने EBS वो वॉल्यूम पे शेयर करे, सेव करेगा, तो बाकी इंस्टेंस को मिलेगा क्या वो डेटा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेंट्रलाइज स्टोरेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड EBS। EBS इज EBS मल्टी अटैच। क्या होता है, EBS मल्टी अटैच। क्लियर। तो S3 में हम लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब S3 में क्या क्या देखा हमने, S3 क्रिएट करके देखा, है ना। S3 का परमिशंस देखा हमने। S3 का परमिशंस देखने के बाद क्या देखा, S3 एज अ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग देखा, पॉलिसी कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखा, और स्टोरेज क्लासेस हमने देखा। स्टोरेज क्लासेस के बाद क्या देखा, स्टोरेज क्लासेस क्या होता है, देखो इस डिस्कशन में ऑनलाइन स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरेज क्लासेस इज, It is used to optimize storage cost. इट इज यूज टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, है ना। कौन सा डेटा किस स्टोरेज क्लास में रखना है, सो दैट हमको क्या लगे, पैसा कम लगे। ओके, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वो अलग स्टोरेज क्लास में रखेंगे, जो लेस फ्रिक्वेंटली डेटा है उसको क्या करेंगे, उसको अलग स्टोरेज क्लास में रखेंगे। उसको क्या रखेंगे, अलग स्टोरेज क्लास में। तो लास्ट सेशन में हमने अलग अलग स्टोरेज क्लास भी हमने देखे थे, देखे थे, अब नहीं थे। और शायद रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, ओके, पता है. अब मुझे तो यार मैं तो रोज ही लगाता हूँ, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, राइट।
तो देखिए, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ता है। अब रोज आते समय तो मैं कर देता हूँ, बट दैट डे व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। तो देखिए, हमने Amazon S3 के बारे में देखा था, है ना, बहुत बार, बहुत चीजें। तो Amazon S3 देखा था, S3 का इंट्रोडक्शन हो चुका था। कितना बकेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो बाय डिफॉल्ट तो 100 था, लेकिन अभी सुना है कि 10,000 बकेट्स हो गया है। ओके, बकेट का नाम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। S3 बकेट पॉलिसी भी हमने देखा था, इसका नाम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट। उसके बाद है बकेट का परमिशन भी देखा था, है ना। तो बकेट को परमिशन रिसोर्स बेस्ड दे सकते हैं। क्या देना चाहिए? बकेट पॉलिसी इज रिकमेंडेड। पॉलिसी क्या होता है? जेसन फॉर्मेट में होता है। ओके। और दूसरा क्या है? बकेट एसीएल भी होता है, ऑब्जेक्ट एसीएल भी होता है, आप इसके थ्रू भी दे सकते हो। लेकिन ये रेकमेंड किया जाता है क्या? नहीं। हालांकि बकेट को एक्सेस आप आईएम पॉलिसीज के थ्रू भी दे सकते हो। आईएम पॉलिसीज मतलब यूजर को बकेट का एक्सेस डायरेक्टली दे दो, जेसन पॉलिसी के थ्रू उसको एक्सेस हो जाएगा, राइट। बकेट पॉलिसीज का एग्जांपल दिया है। व्हाट इज रोल? बेसिकली रोल के अंदर ही पॉलिसीज होती है, लेकिन सर्विसेज को असाइन करने के लिए रोल होता है ना। सर्विसेज को असाइन करने के लिए अगर EC2 इंस्टेंस से बकेट एक्सेस करना है तो EC2 को रोल असाइन किया जाएगा, और रोल के अंदर परमिशंस होगा, राइट। देन वी हैव सीन वर्जनिंग एज वेल। क्या देखा हमने? वर्जनिंग। उसके बाद क्या आता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी देखा था हमने। क्या देखा था? रेप्लिकेशन मतलब दो बकेट क्रिएट करेंगे, एक सोर्स बकेट और डेस्टिनेशन बकेट। नॉर्मली दोनों अलग अलग रीजन में क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होगा ये भी देखा। अब ये SRR CRR का मतलब क्या होता है? SRR मतलब सेम रीजन रेप्लिकेशन, CRR का मतलब क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, राइट। तो हमने देखा था क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, राइट। अब ये भी हो गया है। यस, वी हैव सीन द स्टोरेज क्लासेस एज वेल। तो देयर आर डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट। ओके। S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास हाई कॉस्टिंग वाला है, जो फ्रिक्वेंटली डेटा लगता है हम इसमें सेव करेंगे। S3 स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, अगर आपको 30 दिन तक डेटा एक्सेस नहीं करना है तो आप S3 स्टैंडर्ड में इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में स्टोर करो। उसके बाद वन जोन इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, ये क्या करता है? तीन में से किसी एक ही जोन में डेटा सेव करेगा। नॉर्मली S3 का डेटा तीन अलग अलग जोन में सेव होता है। ओके, लेकिन ये कहाँ होगा? सिर्फ एक ही जोन में होगा। ग्लेशियर, ग्लेशियर डीप, फ्लेक्सिबल रिट्राइवल। ग्लेशियर, जहां तक ग्लेशियर का सवाल है, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेटा सेव करना है तो ग्लेशियर में रखते हैं। हो सकता है 90 डेज या 180 डेज के बाद भी डेटा आपका रखना है, तो फिर आपको चीप कॉस्ट स्टोरेज चाहिए ना। क्या चाहिए? चीप स्टोरेज चाहिए। हमको एक आधी चीज रखना है बहुत सालों तक, तो उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा क्या? नहीं, उसका कम से कम कॉस्ट लगेगा। तो ग्लेशियर स्टोरेज आपको क्या देता है? चीप देता है स्टोरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, ऐसा डेटा जो 180 दिन के ऊपर ही लगता है नॉर्मली बैकअप वगैरह, तो यहाँ पे रखो। ओके। S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल यहाँ पे रखोगे तो ये कम सस्ता रहेगा। ओके। लेकिन जब भी आपको डेटा चाहिए तब आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मली डीप आर्काइव में डेटा अगर रखोगे तो होता क्या? हो सकता है फ्यू आवर्स के बाद डेटा रिट्राइव हो। अगर आपने रिक्वेस्ट दिया तो तुरंत डेटा अवेलेबल नहीं हो जाएगा, हो सकता है 24 आवर्स के बाद हो या 10 घंटे बाद हो, ऐसा रहेगा। वैसे ही
S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल है ना, ये मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल रिट्राइवल मतलब नॉर्मली जिस तरह का डेटा है वैसा प्राइसिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग मतलब अभी डेटा जब सेव करते हैं, कौन सा डेटा कब एक्सेस करना है हमको नॉर्मली पता होता है क्या? अब लाखों हजारों फाइल रहेंगे, तो कौन सी फाइल कब एक्सेस करना है, कितने दिन बाद एक्सेस करना है, याद रहता है क्या? उसके लिए तो 2-4 एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, है ना? तो ये क्या करता है, हम लोग S3 इंटेलिजेंट टियरिंग यूज करते हैं। वो बेसिकली S3 खुद ही मॉनिटर करता है और खुद ही टीयर चेंज करता है ना? 30 दिन तक एक्सेस नहीं करोगे तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाएगा। अगर 180 डेज तक एक्सेस, 90 डेज तक एक्सेस नहीं करोगे तो ग्लेशियर में चला जाएगा, लाइक दिस काइंड। ओके, अब ये ड्यूरेबिलिटी ना अवेलेबिलिटी तो आपको पता है, मैंने बताया। ड्यूरेबिलिटी मतलब हाउ लॉन्ग इट इज अवेलेबल, ओके, और नहीं, हाउ लॉन्ग इट इज स्टोर्ड इन S3 ड्यूरेबल, और अवेलेबिलिटी मतलब हाउ क्विकली इट इज एक्सेसिबल, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज। ये देखिए S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग दिया है, क्या दिया है ये यहाँ पे, स्मॉल मॉनिटरिंग एंड ऑटो टीयरिंग फीस इज अप्लीकेबल। ये क्या करता है, मूव ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बिटवीन एक्सेस टीयर्स, अलग अलग एक्सेस टीयर में ऑब्जेक्ट मूव करता है, बराबर। यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में रखा जाएगा। अगर आप 30 दिन तक एक्सेस नहीं कर सकते हो तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाएगा, राइट? अगर आप 180 डेज तक एक्सेस नहीं करोगे तो ये जाएगा ग्लेशियर के अंदर। और अगर सॉरी 90 डेज तक, अगर 180 डेज तक एक्सेस नहीं करोगे तो कहा जाएगा ग्लेशियर डीप आर्काइव। ओके, तो जो स्टोरेज क्लास है वहां पे जाएगा। क्लियर? अब देखिए, दिस इज व्हाट द स्टोरेज क्लासेस इज। ये अवेलेबिलिटी कितना है, ड्यूरेबिलिटी कितना है, वगैरह 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 दिया है ना। अब देख लीजिए, नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस, मूविंग S3 ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, है ना? इंटेलिजेंट टियरिंग के थ्रू S3 खुद करता है या मैन्युअली मुझे स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करना है? ओके, कितना दिन हो गया, अगर हमने एक्सेस नहीं किया तो डेटा दूसरे स्टोरेज क्लास में जाना चाहिए, है ना? अब इसके लिए देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आया क्या? आ रहा है Yes, सर, sir. आ रहा है सर। तो aws.amazon.com यार, तो दिस इज आई लॉग इन टू द कंसोल, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेंगी, अपनी बकेट्स दिखेंगी। तो अगर S3 में जाता हूँ तो व्हाट S3 विल शो मी डिफरेंट बकेट्स। और अगर अलग अलग बकेट्स है तो देखो बहुत सारी बकेट्स हमने क्रिएट किए हैं ना। तो एक बकेट ले लेते हैं TCS2। अब TCS2 के अंदर क्या है, मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स है क्या? नहीं। मैं क्या करता हूँ, आई विल अपलोड सम ऑब्जेक्ट्स, राइट?
अब देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ब्राउजर पे दिखते हैं, जैसे जेपीजी फाइल दिखता है ब्राउजर पे, नोटपैड फाइल शायद ब्राउजर पे दिखता है, ओके, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे दिखता है क्या? नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट गेट डाउनलोडेड ऑन योर मशीन, ओके, तब देख पा सकते हैं ना। अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया या एक्सेल किया तो ब्राउजर पे नहीं दिखता है ना वो, उसके लिए डाउनलोड करके फिर आप रिलेवेंट टूल में उसको यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी हमने ये 5 ये अपलोड कर दिए। अब देखिए S3 में मेन क्या देखना है, S3 में अगर हम लोग जाते हैं तो वी आर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज, तो वर्जनिंग देखा, अबैक भी मैंने बताया, क्या बताया? अबैक, अबैक मतलब एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, क्या है? एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अभी एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है? तो एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी शायद मैंने बताया है, लेकिन फिर से एक बार सीख लीजिए, सुन लीजिए। अबैक, अबैक मतलब एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस वे है परमिशन असाइन करने का। जैसे अभी देखो, छोटे एनवायरनमेंट में ना पॉलिसीज के थ्रू परमिशन दिया जा सकेगा। पहले तो आरबैक था, पहले क्या एसीएल था, एसीएल में बहुत लिमिट होता था परमिशन देने का, इसलिए पॉलिसी दे दिया, राइट। पॉलिसी दो तरफ से, एक है यूजर बेस्ड पॉलिसी आईएम पॉलिसी, और दूसरा है ऑब्जेक्ट बेस्ड पॉलिसी या S3 बेस्ड पॉलिसी, राइट। लेकिन बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये परमिशन भी लिमिट देता है। हो सकता है 2000 यूजर है, बहुत सारे ग्रुप है, किसी को कुछ एक्सेस चाहिए, किसी को कुछ एक्सेस चाहिए, कैसा देंगे? ओके, दे नहीं सकेंगे ऐसा नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ओके। तो अबैक क्या है, तो एक बताता हूं कि आपके पास एक बकेट है, इसके अंदर क्या है, फाइनेंस नाम का प्रेफिक्स है, इसके अंदर आपके पास पेरोल नाम का प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफिक्स? पहले आप नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफिक्स? फोल्डर। प्रेफिक्स का मतलब होता है फोल्डर, है ना। प्रेफिक्स का मतलब है फोल्डर। अब ये फाइनेंस का एक्सेस कैसे किसे दिया जाएगा? फाइनेंस यूजर्स को। पेरोल का एक्सेस किसे दिया जाएगा? पेरोल यूजर्स को, है ना, मतलब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। तो हम लोग क्या करते हैं, समझो फाइनेंस को टैग दे दिया डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट पेरोल, तो वी कैन प्रोवाइड एक्सेस ऑन दिस टैग टू रिस्पेक्टिव ग्रुप, है ना। ये होता है अबैक। ये क्या होता है? अबैक मतलब आप प्रीफिक्स को क्या दो, टैग दे दो। और टैग होता किस लिए है? टैग को ग्रुपिंग करने के लिए ही होता है टैग, है ना। टैगिंग मतलब अभी हमारे ऊपर एक टैग लगा है, क्या टैग लगा है? जनवरी 2026 बेसिकली day offs on AWS batch, right? This is the tag applied on every one of us, right? तो इस टैग से सब लोग आइडेंटिफाई हो पाते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशन भी रिसोर्सेस क्या कर सकते हैं, टैग के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम लोग उतना टैग देते नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं। समझो, आपका नाम क्या है? जोशी, अक्षय जोशी। अक्षय जोशी इज वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये आईटी में है, लेकिन उनका मेनली काम क्या है, नई चीजें अगर आती है तो इनके लिए किस तरह से एनवायरनमेंट रहेगा, क्या रहेगा, उसको टेस्ट करो, बराबर है। मतलब इनको क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कुछ भी हो सकता है वो, ओके। लेकिन ये जब भी रिसोर्सेस क्रिएट कर दे उसके ऊपर एक टैग दे देते हैं, ओके, डिपार्टमेंट टेस्टिंग या आईटी टेस्टिंग। ये की वैल्यू पेयर में होता है, की क्या है? आईटी, और टेस्टिंग क्या है? वैल्यू, ओके। अब इसका फायदा क्या होगा पता है क्या? अगर ये चल रहा है सही काम, एट द मंथ एंड हमें कैलकुलेट करना है, हमें देखना है कि आईटी टेस्टिंग के ऊपर कितने रिसोर्सेज यूज किए और इसका बिलिंग कितना है,
बिल तो एक ही पोर्टल में आएगा, लेकिन हम लोग टैग से क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें, रिसोर्स ग्रुप है, टैग से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई इसका बिलिंग कितना है ना। तो बिलिंग देखने के लिए एक यूज केस मैंने बताया, टैग के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे टैग हम लोग अबैक परमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? क्लियर? अब देखिए आगे जाएंगे, ये टैग हो गया। डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्ट मतलब डेटा को एन्क्रिप्ट करके, एन्क्रिप्ट करो। कैसे किया जाता है डेटा एन्क्रिप्ट? तुझं नाव काय? मी विसरलो. निखिल, निखिल पाटील तू आहे का? ऑनलाईन कनेक्ट होतो मध्ये काही दिवस? नाही ठीक आहे चालेल. ओके, थोडस नाम याद रखने में तो समझ हाँ होते हुए हमारे नहीं, दो चार 5-6 दिन तो लग जाता है। अब ये बीच में था नहीं इसलिए नाम भूल गया है ना। जैसे ये भी नहीं था, इसका भी नाम थोड़ा सा स्किप हो गया। जो रोज कनेक्ट रहते हैं उनका यह नाम याद था। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट करो। क्या होगा डेटा को इनक्रिप्ट किया तो शाबाश? तो जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो लैंग्वेज में इजीली कांट बी इजीली कैन नॉट बी व्यूड। मैं आपको इनक्रिप्टेड डेटा का एग्जांपल बताऊं क्या? ये भाई, हाँ अंडरस्टैंड इस फाइल को देखो आप, सेम फाइल को, तो ये है आपका की पेयर है ना। तो बेसिकली ये की पेयर है, एनक्रिप्टेड डेटा नहीं है। इस की पेयर के थ्रू डेटा एनक्रिप्ट किया जाता है। क्या ये एनक्रिप्टेड डेटा नहीं है? बेसिकली बोल भी सकते हो पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया है, तो ये दिखता है। मैं पासवर्ड लिखूंगा तो दिखेगा ना, मैंने 5@123 लिख दिया है, लेकिन एनक्रिप्ट करूंगा तो इस फॉर्म में दिखेगा। तो पढ़ सकते हो क्या हम लोग? नहीं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है क्या? यस। कौन सी मेथड से डिक्रिप्ट करेंगे? जिस मेथड से एनक्रिप्ट किया है वो मेथड हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? डिक्रिप्ट भी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? डिक्रिप्ट भी कर पाएंगे। लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करने से अच्छा है ना। जो टेररिस्ट लोग रहते हैं डेटा को कोड करके भेजते हैं, है ना, और इंटेलिजेंस एजेंसी इसको डिकेट करने का ही काम करते हैं। हमेशा वही मेथड अप्लाई होगा क्या? जरूरी है क्या? लेकिन उनको डिकोडिंग का मेथड पता चल गया तो वो मैसेज रीड कर सकते। ऐसे ही है ना। तो आईटी एनवायरनमेंट में भी क्या है, हो सकता है 20-25 एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है, उसमें कोई तो भी मैकेनिज्म यूज किया है, वो अगर पता चल गया तो वो लोग क्या कर पाएंगे? दे विल एबल टू डिक्रिप्ट इट। बट इतना इजीली नहीं, इट टेक्स टाइम। ओके, लो लेवल एन्क्रिप्शन रहेगा तो हो पाएगा, है ना। 128 बिट एन्क्रिप्शन, 512 बिट एन्क्रिप्शन, 2048 बिट एन्क्रिप्शन, मतलब एन्क्रिप्शन बढ़ते जाते हैं। तो जितना बड़ा बड़ा एन्क्रिप्शन होता है उतना डिकोड करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन बोलो। सेपरेटली होता है वो सर्टिफिकेट होता है तो क्या वो सेम काम करता है मतलब साइट को इंक्रिप्शन करता है जब सेशन स्टार्ट हो गया होता है हाँ, यस सेम यस। तो वो साइट को सिक्योर करता है या इजीली बट थोड़ा सा ना लास्ट में बताऊंगा HTTPS कैसे काम करते हैं, है ना। HTTPS कैसे काम करता है, एनक्रिप्ट भी करता है और साथ में सर्टिफिकेट लगा के बेचता है। क्या लगा के बेचता है? चलो अभी बता दो। अब एनक्रिप्शन तो अच्छी बात है, डेटा को सिक्योर करता है। मैंने समझो एक डेटा निखिल को भेजना है, मैंने एनक्रिप्ट करके भेज दिए, है ना। किसी को डेटा बीच में मिल गया, उसको डेटा पढ़ेगा, वो क्या करेगा? डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा, है ना। तो एनक्रिप्शन उतना सक्सेसफुल इतना ये है क्या? नहीं। लेकिन HTTPS में क्या होता है,
डेटा ट्रांसफर होता है इंक्रिप्शन में, नॉट एन इशू। लेकिन इसके लिए क्या होता है, की पेयर यूज होता है। क्या होता है, जैसे आपने ये बताया ना, पब्लिक की, प्राइवेट की, है कि नहीं। तो अगर पब्लिक की EC2 इंस्टेंस के साथ है, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे प्राइवेट की चाहिए। क्या चाहिए, प्राइवेट की। क्या चाहिए, प्राइवेट की। तो उसके सिवाय हो पाता है क्या, अगर ये प्राइवेट की किसी के पास चला गया तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा, वो उसको एक्सेस कर पाएगा। अब ये क्या करता है ना, डेटा के साथ पब्लिक की भेजता है। कोई वेबसाइट है, HTTPS है। अब ये अगर HTTPS मतलब SSL सर्टिफिकेट अगर वेल नोन पब्लिशर के थ्रू परचेज किया है, तो ब्राउजर को पता होता है इसका पब्लिक की क्या है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। हमको दिखता नहीं है लेकिन वो डाउनलोड कर लेता है। समझो मैं कोई वेबसाइट है यूज कर रहा हूँ, बैंक का वेबसाइट, और मैं यहाँ से लॉग इन किया हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका पब्लिक की मेरे ब्राउजर के अंदर आके स्टोर हो जाए, बराबर। अब डेटा इंक्रिप्शन कैसा करेगा, सिस्टम करेगा, तो मैं खुद तो नहीं करूंगा। तो डेटा इंक्रिप्ट होकर नेटवर्क के थ्रू जाएगा, लेकिन इंक्रिप्टेड डेटा यूजर क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। लेकिन SSL क्या करता है, HTTPS उसके साथ उसका पब्लिक की अटैच कर देता है। क्या अटैच करता है, मतलब इंक्रिप्शन तो करेगा, पढ़ नहीं पाएगा, साथ में उसका पब्लिक की अटैच कर देता। क्या कर देता है, पब्लिक की अटैच। अब ये चला गया, समझो शाबाश के पास चला गया, शाबाश को पढ़ने का है, लेकिन शाबाश के पास इस पब्लिक की का जो पेयर है वो रहेगा क्या, नहीं। तो ये पढ़ पाएगा क्या, इसको डिक्रिप्ट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा, ये जो बैंक है, बैंक के पास जाएगा, तब उसका सर्वर के पास जो प्राइवेट की है वो कर पाएगा, वो कर पाएगा। इसीलिए SS मतलब HTTPS इज कॉल्ड सिक्योर्ड वे, और इसी के कारण हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। इसी के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं कर पाते थे। कोई भी किसी का भी पैसा ले लो, अभी अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो हमारी गलती से होता है। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इतना सारा ओपन कर देते हैं, सब कुछ पता रहता है ना, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, घर में कितने मेंबर है क्या नहीं। अगर हम लोग दिमाग नहीं लगाए तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग, फ्रॉड लोग बैठे हैं, वो तो आपको टारगेटेड ये करेंगे ना भाई, तो धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, है कि नहीं। दूसरा, हम हमारे मोबाइल में हर चीज सेव करते हैं, इवन पासवर्ड भी, है ना। बोलते यार कहीं लिख के दिया, दिखा, लिखा रहा, मतलब घर में नोटबुक के अंदर, मैं तो बोलता हूँ नोटबुक के अंदर लिख के रखो, और नोटबुक को सिक्योर लोकेशन में रखो, या अपने ड्रॉर में रखो, वो किसके पास जाएगा, लेकिन मोबाइल के अंदर मत सेव करो, है ना। क्योंकि मोबाइल अगर हैक हो गया तो वो तो पूरा डेटा चोरी कर लेगा ना, और हैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कोई अटैचमेंट आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, क्या हो जाता है, योर मोबाइल इज हैक, आपको पता भी नहीं रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा हैक कर दिए, अंदर का डेटा। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव मत रखो, अपना पर्सनल डेटा अननेसेसरी क्यों किसके साथ शेयर करने का, पर्सनल है ना भाई, वो ज्यादा से ज्यादा क्या, अपने ग्रुप में शेयर करो, लोगों को, दुनिया को क्यों दिखाना है। और मोबाइल के अंदर बहुत सारा चीजें सेव मत रखो, राइट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हो, दो अकाउंट है तो एक का ऑनलाइन बैंकिंग रखो ही मत, और ऊपर का जो पैसा रहता है, ऊपर का मतलब थोड़ा 5, 10, 20 हजार रुपए जिस अकाउंट में रहता है उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखो। तो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहेगा ही नहीं किसी अकाउंट का, तो वो एक्सेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अभी क्या होता है, सभी चीजें मैं मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल चोरी हो गया और मेरे को किडनैप कर लिया किसी ने, वो मैं तो, मुझे तो देना पड़ेगा ना सब इंफॉर्मेशन, देना पड़ेगा ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, URL, है ना, URL प्रॉपर देखो, डोमेन नेम होना चाहिए, प्रॉपर डोमेन नेम होना चाहिए, है ना। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, abc.amazon.com, ये वैलिड डोमेन नेम है कि नहीं है, abc.amazon.com, और मैं बोलता हूँ amazon.abc.com, इसमें से कौन सा वैलिड डोमेन नेम बताइए।
और दूसरा मैंने बताया था amazon.abc। ये वैलिड है, ये मेन डोमेन है, इसके अंदर ये सब डोमेन है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये मेन डोमेन है, ये गलत है। हालांकि इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश देके कुछ भी फोल्डर्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन डोमेन नेम आपको देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, गलत डोमेन पे हम लोग यूज करते हैं, और HTTP पे कभी पैसा रिडायरेक्ट मत करो, या कभी अपना इंफॉर्मेशन मत शेयर करो। क्लियर। अब SSL सर्टिफिकेट की बात है तो SSL और TLS दो सर्टिफिकेट आते हैं। तो TLS बेसिकली एडवांस वर्जन है SSL का, और दोनों के लिए कोड नंबर कौन सा है, 443। क्लियर। अब देखिए हम मेन इस पे आ जाते हैं। तो Amazon S3 मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस, तो आप मूव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब ये इसको यहाँ से एक्सप्लेन करने से अच्छा है हम लोग इसके लिए लाइफ साइकिल रूल डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, लाइफ साइकिल। अभी लाइफ साइकिल रूल कहाँ पे है, नहीं, लाइफ साइकिल रूल के पहले हम लोग इंक्रिप्शन मेथड देख लेते हैं ना। अब इंक्रिप्शन मेथड के अंदर तो आपके पास क्या है, इंक्रिप्शन मेथड्स में आपके पास सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज कीज, ये डिफॉल्ट इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है। कौन सा है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज कीज, मतलब दिस इज द डिफॉल्ट इंक्रिप्शन लेवल। Amazon S3 का जो की है उसके थ्रू डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। अभी इनक्रिप्शन कौन मैनेज करेगा, ये Amazon S3 itself। समझ रहे हो, ओके। व्हाट आई एम सेइंग, सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज कीज। तो यहाँ पे ना मैंने एक ये ओपन किया, आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो मेरे को बता दो। अभी ऐसे टॉपिक बड़ा है और उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या, है ना। ये इसमें नहीं है शायद, नहीं। चलो पहले यही देख लेते हैं क्या, लाइफ साइकिल रूल देख लेते हैं। ये एन्क्रिप्शन बाद में देखेंगे, चलेगा ना। हाँ, कुछ नहीं यार, पहले फर्स्ट फ्लोर में आंसर होती है, फोर्थ फ्लोर इसके ऊपर सर। ओके, तो एन्क्रिप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट टीयरिंग है, ओके। क्या इंटेलिजेंट टीयरिंग कॉन्फ़िगर करना है, मैं ओके। अब इंटेलिजेंट टीयरिंग लिमिट द स्कोप ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स। वन और मोर फिल्टर्स मतलब उसके अंदर के प्रेफिक्स, प्रेफिक्स का मतलब फोल्डर, उस बकेट के अंदर जो फोल्डर है उसके ऊपर अप्लाई करना है, या पूरे बकेट को ही अप्लाई करना है, पूरे बकेट के ऊपर। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है ना। तो आप पूरे बकेट के ऊपर दो। ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा आर्काइव एक्सेस टियर पे। कब जाना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। मैं अगर देता हूँ 45 डेज के बाद आर्काइव एक्सेस टियर में चले जाए, और डीप आर्काइव एक्सेस में कब जाए, 90 डेज के बाद। 90 डेज नहीं, 180 डेज। वो 45 डेज शायद मेरे को नहीं देगा, ये 90 टू 730 डेज है ना। तो मैं इंटेलिजेंट टीयरिंग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो डेटा का टीयर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, हो जाएगा। करो क्रिएट। अब देखो ये हो गया इंटेलिजेंट टीयरिंग। अब इसके बाद क्या है, इफ आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्या है, Here, intelligent.
हाँ गया ना, हो गया ना कॉन्फ़िगर, है ना, उसको अप्लाई कर रहा है इसको। हो गया ना अप्लाई, एंटायर बकेट के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। चलो ऑब्जेक्ट लॉग देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट लॉग, अगर मैं ऑब्जेक्ट लॉग को एडिट करूँ तो ऑब्जेक्ट लॉग के लिए हमको क्या चाहिए, वर्जनिंग एनेबल चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉग को वर्जनिंग इनेबल चाहिए, तो मैंने इनेबल कर दिया। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट लॉग क्या है, डिसेबल है। ऑब्जेक्ट लॉग को मतलब क्या होता है, हेल्प यू टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटर्न फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम और इनडेफिनेटली। मतलब आप ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं होने देना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट लॉक आपके पास है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट, आपके पास सेंसिटिव डेटा है उसको डिलीट नहीं होने देना है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट लॉक। अब ऑब्जेक्ट लॉक के लिए वर्जनिंग एनेबल चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, आप एनेबल करो। अब एनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं एनेबल कर रहा हूं, मैं एनेबल करूंगा नहीं क्योंकि ना ये फिर डिलीट नहीं होता है। ये क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट लॉक डिलीट नहीं होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट लॉक मतलब आई वांटेड टू सेव माय डेटा शुड नॉट बी डिलीटेड। ओके, कितने दिन के लिए ये भी मैं बता सकता। तो इसमें ना इनेबल करते समय हमारे पास दो मोड है, एक है गवर्नेंस मोड और दूसरा है कंपाइलेंस मोड। अगर मैं कंपाइलेंस मोड कर देता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं एक 10 दिन, राइट, तो अभी इस बकेट के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्ट है 10 दिन तक कोई भी नहीं डिलीट कर सकता। सो रूट अकाउंट भी नहीं डिलीट कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, रूट अकाउंट इज ऑल्सो नॉट डिलीटेड। फिर इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसका पैसा तो मेरे को लगेगा ना। सपोज सर यहाँ पर फोर्सफुली नहीं कोई, इफ यू if you give the compilers mode, no users can overwritten or delete protected object versions during the retention period। तो जितना आप ये मोड ही दिया है, कंपाइलर्स और गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस में आपके पास रूट यूजर है तो वो लॉक को डिसेबल कर पाएगा और ऑब्जेक्ट डिलीट कर पाएगा, लेकिन अगर आप कंपाइलर्स मोड में दो तो नहीं डिलीट कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉक में दो मोड इंपॉर्टेंट है, एक है गवर्नेंस मोड और दूसरा है कंपाइलेंस मोड। क्लियर, ऑब्जेक्ट लॉक में दो मोड है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, है ना, बराबर, क्योंकि ये कंपाइलेंस मोड में दे दिया तो उतने दिन तक मैं लॉक निकाल नहीं सकता, राइट। और S3 भी डिलीट कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं इसको कैंसिल कर दूं, राइट। अब क्या है, इंटेलिजेंट टीयरिंग हो गया, इवेंट नोटिफिकेशन बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्ट लॉग देख लिया। रिक्वेस्टर पे, व्हाट इज रिक्वेस्टर पे, नॉर्मली योर इफ योर वेबसाइट इज एक्सेसिंग बाय डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट मतलब अलग अलग AWS अकाउंट, राइट। अब बाय डिफॉल्ट हु पेज फॉर इट, अब S3 के अंदर डेटा सेव करने का कॉस्ट लगता है और डेटा एक्सेस करने का भी कॉस्ट लगता है। क्या लगता है, डेटा सेव करने का भी कॉस्ट लगेगा और डेटा एक्सेस करने का भी कॉस्ट लगेगा। तो डेटा सेव करने का तो भाई ठीक है मैं बेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरा डेटा है। अगर कोई दूसरा यूजर डेटा एक्सेस कर रहा है तो उसका कॉस्ट किसने बेयर करना चाहिए, दूसरे ने, बराबर है। तो बाय डिफॉल्ट वो कौन बेयर करता है, तो ऑब्जेक्ट ओनर इटसेल्फ, मतलब मैं बेयर कर रहा हूं। लेकिन रिक्वेस्ट पे अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो बकेट ओनर पे द कॉस्ट ऑफ डेटा रिक्वेस्ट एंड डाउनलोड्स फ्रॉम दिस बकेट। और अगर मैं इनेबल करता हूं तो रिक्वेस्टर विल पे फॉर रिक्वेस्ट एंड डेटा ट्रांसफर व्हाइल रिक्वेस्टर पे इज enabled, anonymous access to this bucket is disabled। एनोनिमस एक्सेस मतलब जो मैंने पब्लिक एक्सेस दिया था बकेट को वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, जिस यूजर को दे एक्सेस देना है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, किसके थ्रू, ACL के थ्रू भी दे सकते हैं, नहीं तो बकेट पॉलिसीज के थ्रू भी दे सकते हैं, रेकमेंडेड बकेट पॉलिसीज के थ्रू। तो ये एनेबल होने के बाद क्या हो जाएगा,
जो डाउनलोड करेगा या व्यू करेगा उसको एक्सेस करने का कॉस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेटा का डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा है ना। अरे यार आवाज ही कुछ नहीं आता, एक काम कर, इसको थोड़ा सा सरका दे देते, या मैं ही सरका देता हूँ। क्लियर। S3 वेबसाइट होस्टिंग तो मैंने बता दिया है ना, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है, लेकिन हम लोग इसको एनेबल कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारा क्या बचा है, अब यहाँ पे जाइए परमिशंस के अंदर, परमिशंस में क्या दे सकते हैं, परमिशन टाइप भी हमने देख लिया ना, ACL एनेबल कर सकते हैं, ACL के अंदर जो है, तो परमिशन टाइप हमने देख लिया है। ये कोर्स है, कोर्स हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली बकेट साइज वगैरह दिखा है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स है क्या है, मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट में जाते हैं। मैनेजमेंट में आपके पास क्या है, लाइफ साइकिल रूल, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा है रेप्लिकेशन रूल्स है, तीसरा है इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 चीजें हैं। तो लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही होता है इंटेलिजेंट टीयरिंग सामान। ओके, वहां पे लिमिटेड होता है इंटेलिजेंट टीयरिंग में, यहाँ पे डिटेल होता है। ओके, कैसे, देखो मैं क्रिएट लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करूं नाउ, ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, फिल्टर लगाना चाहता हूँ, क्या मतलब प्रेफिक्स के ऊपर नहीं, लगाना चाहो तो लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहता हूँ ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट। अगर आप ये देना चाहते हो तो प्रीफिक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है फोल्डर्स। ओके, तो आप क्या करो, अप्लाई और इसको एक्नॉलेज करो, राइट। अब देखो देखो क्या क्या आता है, लाइफ साइकिल रूल, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, करंट वर्जन, नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई, बेसिकली क्या है, AWS S3 अगर मैंने वर्जनिंग एनेबल किया है तो एक ही फाइल के अलग अलग वर्जन रखेगा, फाइल का नाम सेम रहेगा लेकिन वर्जन रखेगा। देखा है आपने लास्ट सेशन में मैंने बताया था वर्जनिंग, लास्ट है उसके लास्ट सेशन में, तो मोस्टली करंट वर्जन ही इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए, अपडेटेड रहता है। अब ओल्ड वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन करंट वर्जन मेनली रहता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। अब कहाँ पे, बाय डिफॉल्ट तो स्टैंडर्ड में होता है, ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डालना चाहते हैं, कब, 30 डेज के बाद। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और क्या ऐड करेंगे, ट्रांजिशन नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। नॉन करंट वर्जन है ना, इतना इंपॉर्टेंट रहता है क्या, नहीं, तो नॉन करंट वर्जन हम लोग क्या डालेंगे, जहां डालना है जहां डाल दो। मैं डालता हूँ ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल या ग्लेशियर डीप रिट्राइवल, बराबर। लेकिन 30 डेज दे पाएंगे क्या, थोड़ा ट्राई करेंगे। और कितने वर्जन, मैं देता हूँ 5 वर्जन, और इसको थोड़ा सेव करके देखेंगे, सेव हो गया तो हो गया, है ना, इसको थोड़ा है 180 डेज बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन नॉन करंट वर्जन को हमको सेव करना है, उसका जरूरत ही नहीं है हमको, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से रखना पड़ता है। तो ग्लेशियर में जाएंगे तो चलेगा ना, सिर्फ उसको रिट्राइव करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ओके, अब यहाँ पे दिया है, ये दो दिया, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, करंट वर्जन कब एक्सपायर हो, ये भी यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। मैं देता हूँ
180 डेज है तो चलेगा क्या? शायद 180 डेज एलिजिबल नहीं रहेगा। परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? मैंने 180 डेज के बाद दिया था। नॉन करंट वर्जन ऑफ डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, ओके, ये भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं लाइफ साइकिल रूल में क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। परमानेंटली 365 डेज के बाद डिलीट करना चाहता हूँ, और कितने वर्जन, 5 वर्जन, है ना? और इसको सेव करना चाहता हूँ, तो व्हाट इट विल डू, दिस विल सेट द लाइफ साइकिल रूल, राइट? हो गया लाइफ साइकिल रूल। मतलब लाइफ साइकिल मैंने डेटा का डिफाइन कर दिया भाई, इस लाइफ साइकिल के लिए जाओ। रेप्लिकेशन रूल मैंने पहले ही बता दिया है, एक S3 से दूसरे S3 में रेप्लिकेशन करो। और यहाँ पे है ये बेसिकली इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपके अंदर कौन कौन सा फाइल है इसका रिपोर्ट जनरेट करने के लिए होता है। ओके, क्रिएट इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, करंट वर्जन कौन सा है, तो इसका रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए क्या होता है, देखो ये CSV वगैरह में आ सकता है। तो आपके इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, साइज क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, तो इस तरह का करना है तो इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। तो मैनेजमेंट हमारा हो गया, मैनेजमेंट के बाद परमिशन भी हमारा हो गया। प्रॉपर्टीज में कुछ बचा है क्या, पकेट वर्जनिंग हो गया, अपैक हो गया, टैग हो गया, इनक्रिप्शन मेथड बचा है। क्या बचा है? इनक्रिप्शन मेथड। चलो इनक्रिप्शन मेथड भी बता दो, है ना? चलो इंक्रिप्शन मेथड में अगर मैं एडिट करता हूँ तो क्या क्या इंक्रिप्शन मेथड आता है। एक है सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज कीज, बराबर, दिस इज वन। I will say encryption methods, right? अब इंक्रिप्शन मेथड में पहला मेथड कौन सा रहेगा? ये वाला। और ये जो है दिस इज द डिफॉल्ट मेथड। ये कौन सा है? ये डिफॉल्ट मेथड है। मतलब एन्क्रिप्शन हमको मैनेज नहीं करना है, कौन मैनेज करेगा? Amazon मैनेज करेगा, है ना? AWS S3 मैनेज करेगा, Amazon नहीं। कौन मैनेज करेगा? AWS। झोपेते का मित्रा चालायचं ज्या चेहरा थोडे काही हरकत नाहीये। तो पहला क्या है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज की। इसमें हमको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कौन मैनेज करेगा? S3 ही यूज करेगा। दूसरा मेथड कौन सा है पता है क्या? दूसरा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक सर्विस यूज करते हैं हम लोग, KMS। KMS मतलब की मैनेजमेंट सर्विस। अब की मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू विल क्रिएट की। अबे की फ्री में मिलता है क्या? नहीं, आपको पैसा पे करना। ये बाय डिफॉल्ट जो है, इसमें कोई इंक्रिप्शन का पैसा पे करना पड़ता है क्या? नहीं, S3 का जो की है वैसी से इंक्रिप्शन हो। लेकिन आप इसका की मैनेज करते हो क्या? नहीं।
अब अगर आपको डेटा को एन्क्रिप्ट करना है यूजिंग व्हाट, डेटा को एन्क्रिप्ट करना है यूजिंग केएमएस कीज, तो हम लोग केएमएस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे केएमएस करके सर्विस रहेगा। देखो की मैनेजमेंट सर्विस है। ओके, की मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ की। ओके, नेक्स्ट करेंगे, इसका नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, बहुत सारा दिया है कीज। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलाउ की एडमिनिस्टर और डिलीट दिस की, और मैं यहाँ पे की क्रिएट कर सकता हूँ। क्या नाम दिया था, टेस्ट दिया था क्या? ये देखो की क्रिएट किया हमने। अब देखो, अगर हम लोग ये दिया तो हम चाहते हैं हमारा डेटा किस की के थ्रू इनक्रिप्ट हो, इसकी के थ्रू। तो ये की फ्री में आता है क्या, नहीं। तो नॉर्मली हमको ये जो ऑप्शन चाहिए, सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद एडब्ल्यूएस की मैनेजमेंट सर्विस, तो अगर हमको की के ऊपर कंट्रोल चाहिए, किस की के थ्रू डेटा इनक्रिप्ट हो, तो उसके लिए हम लोग केएमएस यूज करते हैं। स्मॉलर यूज केस में हम लोग S3 का जो डिफॉल्ट की है उसके इससे क्या हो जाएंगे, एनक्रिप्ट करने देंगे। राइट, समझ समझ में पूरा, डेटा को एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट कैसे होगा, S3 का जो की है उसके थ्रू एनक्रिप्ट होगा। ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन द S3 प्राइसिंग, अलग से कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे की के ऊपर हमको कंट्रोल है क्या, नहीं। हम चाहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि की के ऊपर कंट्रोल हो, की के ऊपर कंट्रोल हो। तो उस केस में अमेज़न केएमएस यूज कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, अमेज़न केएमएस, केएमएस मतलब की मैनेजमेंट सर्विस, उसके थ्रू की क्रिएट करेंगे और उस की के थ्रू हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, की का लाइफ साइकिल हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कभी की को रोटेट कर दे, क्या कर दो, की को रोटेट कर दो, रोटेट मतलब चेंज कर दो, मुझे लगता है कि मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, मुझे चेंज कर देंगे, है ना। तो इफ यू वांट कंट्रोल ओवर द की, हम लोग कर सकते हैं। अब तीसरा क्या होता है, गेम्स की किया ना कॉर्पोरेट डाटा क्रुशियल डेटा आहे त्याच्यासाठी यस कंपाइलर्स रिक्वायरमेंट, कंपाइलर्स मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट ही होता है कि भाई ऐसा इस तरह से फॉलो करो, है ना। उस केस में आपको सर्टन पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन मेंटेन सिक्योरिटी के लिए, है ना। आईएसओ सर्टिफिकेट्स होते हैं, अलग अलग वेंडर के सर्टिफिकेशन आपके पास आते हैं, और कंपनी को ऑडिट करना पड़ता है। आपने सुना होगा ऑडिट, ओके, सिक्योरिटी ऑडिट होता है, डॉक्यूमेंट ऑडिट होता है, हर चीज का ऑडिट होता है, हार्डवेयर का भी ऑडिट होता है, हर चीज का ऑडिट होता है। और हर चीज का ऑडिट इसलिए है कि आप प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करते हो कि नहीं करते, है ना। ऑडिट अगर आपने पास कर दिया और ऑडिट अगर सही तरह से होता है, तो आप बोल सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है ना। अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इंडियन कंपनीज है, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट उठाती है, तो उनको दिखाना भी तो पड़ेगा हमारा कंपनी कितना अच्छा है, सभी चीजें फॉलो करता है कि नहीं, तो उनको ऑडिट भी करना पड़ेगा। अब उस ऑडिट में अगर ये मेंशन है कि भाई तुम जो की यूज करोगे, अमेजोन का की यूज करोगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लूपहोल है, तो यहाँ पे केएमएस भी यूज किया जाएगा, या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो समय पे, है। अब यहाँ पे आता है सर्वर साइड इंक्रिप्शन क्लाइंट की, है ना। यहाँ पे इंक्रिप्शन तो होगा, इंक्रिप्शन यूजिंग क्लाइंट की, क्लाइंट प्रोवाइडेड की,
मतलब डेटा को एनक्रिप्ट करो, लेकिन की कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा है क्या उसको? नहीं। दूसरा है क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन। इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप, तो क्लाइंट क्या करेगा? डेटा को एनक्रिप्ट करके बकेट में भेजेगा। क्या करेगा? क्लाइंट will encrypt data at on premises and send to S3। कहां पे सेट करेगा? S3 के ऊपर सेट। क्लियर? तो ये चार मेथड है ना? एक है सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज कीज। दूसरा है सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये मैंने एसएससी सर्वर साइड इंक्रिप्शन नहीं लिखा, लेकिन एसएससी का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सर्वर साइड इंक्रिप्शन। एसएससी क्लाइंट मैनेज की, क्लाइंट की देता है और उसके थ्रू डेटा एनक्रिप्ट करके भेजो। और ये क्या है? क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन, मतलब मैंने अपनी ही मशीन पे डेटा एनक्रिप्ट किया और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लाइंट मतलब मैं यूज कर रहा हूँ S3, मुझे लगता है अमेजोन नहीं यूज करना चाहिए अमेजोन का की, मैं खुद ही मैनेज करूंगा की। उस समय पे मैं क्रिएट करूंगा और अमेजोन को बोलूंगा इसके थ्रू एनक्रिप्ट करो। हाँ, यस, कहीं से भी करो, आप ऑन प्रीमाइसेस में क्रिएट करो। यार खुद भी तो अपने मशीन पे की क्रिएट कर सकते हैं, हमारे मशीन पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो उससे भी हो सकते हैं। और ये क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन मतलब लोकली की से डेटा एनक्रिप्ट करो और फिर AWS की AWS के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है ना? वो शायद ऑब्जेक्ट वगैरह को कुछ एक ही बार होता है, क्या होता है ऐसा कुछ। क्लियर? अब देखिए और क्या देखेंगे हम लोग। तो ये मैं की क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ बस, है ना? डिसेबल कर देता हूँ। शेड्यूल फॉर डिलीशन 7 दिन दे देता है ना, तो डिलीट हो जाएगा भाई, लेकिन 7 दिन का पैसा हमको लगेगा। अब देखो, अब इसके बाद कहा जाना है, S3 में जाएंगे। TCS ये था ना बकेट, और कहाँ जाना था हमको? प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना? तो मैनेजमेंट मैट्रिक्स हमने देख लिया है ना। अब देखिए सर्वर एक्सेस लॉगिंग क्या होगा? सर्वर एक्सेस लॉगिंग, व्हाट इज द सर्वर एक्सेस लॉगिंग? तो ये आपका बकेट है। अब इस बकेट के अंदर पुट ऑपरेशन होता है, गेट ऑपरेशन भी होता है। पुट और गेट का मतलब क्या है निखिल? और गेट मतलब रिसीव करते है ना? ये नॉर्मल दो वर्ड है, पुट और गेट। ओके, नॉर्मली किसी को कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैंने पूछा। एफटीपी में नॉर्मली यूज किया जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पुट मतलब डेटा को अपलोड करना, गेट मतलब डेटा का डाउनलोड करना। तो इसी बकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते रहते हैं। मतलब इसका मुझे लॉग मेंटेन करना है। क्या करना है? लॉग मेंटेन, मतलब क्या एक्टिविटी हो रहा है, कौन सा यूजर बकेट को एक्सेस कर रहा है, कौन सा फाइल एक्सेस हो रहा है। ओके, एंड दैट आई कैन मैनेज यूजिंग सर्वर एक्सेस लॉगिंग।
मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ? सर्वर एक्सेस लॉगिंग के थ्रू कर सकता हूँ। एनेबल करेंगे, यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन बकेट देना पड़ेगा। डेस्टिनेशन बकेट में TCS1 दे देता हूँ, राइट। अब ये देने के बाद ये दो क्या आते हैं? फॉर्मेट आते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट प्रेफिक्स मतलब किस फोल्डर के अंदर, ईयर, मंथ, DD, आवर्स। इन दिस फॉर्मेट लॉग विल गेट जनरेटेड, और ये कहाँ जाएगा? डिफाइंड बकेट के अंदर जाएगा, है ना। कर दो सेव, तो सर्वर एक्सेस लॉगिन हो जाएगा। तो TCS कौन सा था जिसमें जाएगा? वो 1 बकेट, और जिससे जाएगा वो कौन सा है? वो दूसरा है, TCS2 है। तो TCS2 के अंदर हम लोग चाहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट क्या करो, अपलोड करो। आई विल अपलोड दिस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया, और ऑब्जेक्ट अपलोड करने के बाद आई हैव क्लोज दिस। तो TCS1 के अंदर जाके देखो कुछ आया क्या? आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर लगता है शायद के। यहाँ पे लॉग फाइल दिखनी चाहिए इन अ डिफाइंड फॉर्मेट। और हमने क्या किए थे? 2 फॉर्मेट दिए थे। एक था कौन सा? TCS2 में कहा जाना है? अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाते हो तो आप क्या देते हो? सर्वर एक्सेस लॉगिन। आपने कॉन्फ़िगर भी किया है, डेस्टिनेशन बकेट इज TCS1, तो इसके अंदर लॉग जनरेट हो जाएगा इस बकेट को एक्सेस करने के, है ना। और वो जाएगा इस फॉर्मेट में। आपके पास 2 फॉर्मेट है, वन इज दिस फॉर्मेट, अनदर इज दिस फॉर्मेट, राइट। क्लियर? अब देखो, और एक चीज देखेंगे। अगर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ तो ये सब हो गया हमारा, एन्क्रिप्शन मेथड भी हो गया, इंटेलिजेंट टीयरिंग भी हो गया, सर्वर एक्सेस लॉगिंग भी हो गया, है ना। अब देखिए AWS क्लाउड ट्रेल डेटा टेबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड ट्रेल? एनी आइडिया? एनी आइडिया अबाउट क्लाउड ट्रेल? बहुत सारी सर्विसेज है, उन सर्विसेज का नाम याद रखना है और उसका मतलब भी याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड ट्रेल? गूगल पे सर्च मत करो, है ना। ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना, आपके दिमाग को भी थोड़ा सा तकलीफ होना चाहिए ना, है ना। दिमाग बहुत पावरफुल है हमारा, हालांकि मैं भी उतना यूज नहीं करता हूँ, लेकिन है बहुत पोटेंशियल उसमें। अगर आप यूज करोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना। नॉर्मली वर्ड जो दिए हैं कुछ ना कुछ मीनिंग से रिलेटेड ही दिए हैं, है कि नहीं। रैंडमली तो वर्ड नहीं दिए ना, उस वर्ड से थोड़ा सा लिंक लगा के हम लोग देख सकते हैं। क्लाउड फ्रंट का मतलब होता है नहीं, CloudTrail, you can view and configure CloudTrail data tables to Amazon S3 bucket object level operation CloudTrail console। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ बकेट के अंदर क्या क्या हो रहा है ना। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ चीजों को ट्रिगर कर सकता हूँ, कुछ चीजों को ट्रिगर कर सकता हूँ। अब किसी चीज को ट्रिगर कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है? बोलो। हाँ, बोल सकते हो नोटिफिकेशन। एक एग्जांपल के तौर पे क्लाउड ट्रेल इवेंट इवेंट नोटिफिकेशन ही था ना। क्लाउड ट्रेल इवेंट है, इवेंट नोटिफिकेशन। तो अगर मेरे बकेट में कोई इमेज फाइल आता है तो उसने मुझे इवेंट सेंड करना चाहिए। अब इवेंट सेंड करने के लिए SNS के पास जाएगा,
और मुझे इवेंट नोटिफिकेशन मतलब मेल आएगा कि भाई आपके बकेट में ये ऑब्जेक्ट चला गया। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है ना, लेकिन मुझे इवेंट नोटिफिकेशन नहीं बताना था। चलो यहाँ तक समझ में आया क्या? तो मैंने बकेट के अंदर देखो, TCS2 के अंदर गया, प्रॉपर्टीज के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले थे हम लोग? क्लाउड डेटा इवेंट्स, इवेंट ब्रिज। पहले ट्रांसफर एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यूज एक्सेलरेटेड एंडपॉइंट फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफर। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इसको इनेबल भी कर सकते हैं ना। ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होगा पता है? हाँ? ये CDN 7 काम करता है। CDN क्या करता है देखो, AWS ट्रांसफर एक्सेलरेशन is a feature that speeds up the upload and download between clients and Amazon S3 bucket when the client is geographically far from the bucket region. It can improve transfer performance by 50 to 500% by long distance transfer. तो इसके लिए क्या होता है, goes over the public internet directly to the bucket region with transfer acceleration. Yes, it uses AWS edge location. क्या यूज करता है? AWS edge location. अब मैंने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात बताई की थी, क्या बताया था मैंने? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास रीजन आता है। रीजन मतलब फिजिकल लोकेशन वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर गोज गेट्स क्रिएटेड। दूसरा है अवेलेबिलिटी दूसरा जोन। क्या है? अवेलेबिलिटी जोन मतलब डेटा सेट। तीसरा एज लोकेशन। तीसरा क्या है? एज लोकेशन। और AWS नियर अबाउट कुछ 710 700 प्लस एज लोकेशन मेंटेन करता है ग्लोबली। अब एज लोकेशन क्या है? इट्स अ स्मॉल डेटा सेंटर। लेकिन वहां पे कोई सर्विसेज होस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे कोई सर्विसेज होस्ट नहीं कर सकते। दीज एज लोकेशंस आर यूज्ड फॉर कंटेंट कैशिंग। इसलिए होता है कंटेंट कैशिंग। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर एक्सेलरेशन अगर मैं एनेबल कर दूं इस बकेट के ऊपर, तो अगर मेरा बकेट है ईस्ट US1 में है, मतलब नॉर्थ वर्जीनिया, ईस्ट US1 या ईस्ट US2 कुछ तो भी है, नॉर्थ वर्जीनिया, और मैं डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ कहाँ से? पुणे से। या मैं कोई रिमोट एरिया में चला गया गढ़चिरौली में, चलो पुणे से ही एक्सेस कर लेता, तो अब मेरा डेटा कहाँ से एक्सेस होगा? नॉर्थ वर्जीनिया से। डिस्टेंस बहुत है ना, तो डिस्टेंस बहुत है तो डेटा अपलोड होने के लिए, डाउनलोड होने के लिए समय लगेगा, लगेगा ना। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर एक्सेलरेशन यूज करता हूं तो मेरा रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाता है? डेटा अपलोड या डाउनलोड किसके थ्रू होगा? एज लोकेशन के थ्रू। और मुझे लगता है मुंबई में एक एज लोकेशन है, मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है, पुणे का रिक्वेस्ट मुंबई के रीजन तक, ये सिर्फ पब्लिक इंटरनेट के थ्रू जाएगा। उसके बाद AWS का इंटरनेट यूज करता है। इसके बाद क्या होगा? फास्ट होगा। AWS का खुद का नेटवर्क, डेफिनेटली एज लोकेशन है, उसका मेन रीजन के साथ अच्छा कनेक्टिविटी रहेगा। उसके बाद क्या होगा? AWS का इंटरनेट यूज होगा। तो दैट इज व्हाट ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज, है ना। तो यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। अब सिमिलर है, क्लाउड ट्रेल नहीं, क्लाउड ट्रेल बाद में देखेंगे। ट्रांसफर एक है ट्रांसफर एक्सेलरेशन और दूसरा है क्या है यार, अभी और याद करा दो। मैं CDN लिख देता हूँ। हाँ लेकिन उसको क्या बोलते हैं?
वर्ड याद नहीं आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। क्लाउड फ्रंट क्या है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्लाउड ट्रेल और क्लाउड फ्रंट में, इसलिए मैंने इस बार जाके क्लाउड ट्रेल को रोक दिया। मैं अज्यूम किया था कि मेरे को बताना है क्लाउड फ्रंट, और वो सर्विस आया क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल इज अ डिफरेंट थिंग, क्लाउड फ्रंट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। और अभी मुंह पे था जबान पे और वो वर्ड स्लिप हो गया, वो है क्लाउड ट्रेल, सॉरी क्या है, क्लाउड एक्सेलरेशन, और ये है क्लाउड फ्रंट, है ना। क्लाउड फ्रंट होता है सीडीएन, क्या होता है, क्लाउड फ्रंट इज नथिंग बट सीडीएन। क्लाउड फ्रंट क्या होता है, सीडीएन। क्लाउड फ्रंट क्या होता है, सीडीएन। ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या करता है, डेटा अपलोड डाउनलोड थ्रू एज लोकेशन, राइट। डेटा अपलोड डाउनलोड फ्रॉम एज लोकेशन। अब क्लाउड फ्रंट क्या है, क्लाउड फ्रंट ऑल्सो यूज सीडीएन, और पैकेट में इट ऑल्सो यूजेस एज लोकेशन। इट ऑल्सो यूज एज लोकेशन, क्या यूज करेगा, एज लोकेशन मतलब मिनी डेटा सेटर, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो एज लोकेशन आर यूज फॉर कंटेंट कैशिंग। यूज फॉर कंटेंट कैशिंग। मैंने क्या किया, अपने वेबसाइट पे S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग किया, क्या किया, और मेरा वेबसाइट कहाँ पे है, लंदन में, लंदन के डेटा सेंटर पे या अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर। अब मैं अगर वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से करता हूँ, अफ्रीका से करता हूँ, इंडिया से कर सकता हूँ, साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका से कर सकता हूँ, तो ये डेटा कहाँ से एक्सेस होगा, लंदन से, है कि नहीं। लेकिन मैं क्लाउड फ्रंट अगर कॉन्फ़िगर कर दे, क्लाउड फ्रंट अगर मतलब सीडीएन, क्लाउड फ्रंट मतलब सीडीएन, तो सीडीएन से क्या होगा, सीडीएन से बेसिकली सीडीएन से क्या होगा, डेटा कैश होना चालू करेगा, कहाँ पे, एज लोकेशन पे। अब एज लोकेशन का नेटवर्क क्या है, ग्लोबली है, बराबर। मैं अगर पुणे से एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे पता है एज लोकेशन मुंबई में है, बराबर। सबसे पहली बार अगर जो पेजेस मैं ओपन करूंगा वो कहाँ से ओपन होगा, लंदन से। लेकिन वो पेजेस कहाँ पे सेव हो जाएंगे, एज लोकेशन पे, ठीक है। मैंने यूज किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजर रहेंगे जो सेम वेब पेज उसी दिन एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है ना। तो अगर मेरे कंटेंट कैशिंग का पीरियड अगर 24 आवर्स है, कितना है उसका टीटीएल वैल्यू होता है, टीटीएल मतलब टाइम टू लीव। अगर 24 आवर्स है तो 24 आवर्स तक क्या होगा, डेटा विल बी एक्सेस थ्रू द एज लोकेशन। वो मेन वेबसाइट पे जाएगा क्या, नहीं। हाँ, अगर दूसरे कोई वेब पेजेस है जो अब तक कैश नहीं है, उसके लिए कहा जाएगा, लंदन में जाए, राइट। तो न्यू कंटेंट के लिए ओरिजिन अवेलेबिलिटी जोन के बाद जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंटेंट विच इज कैश इन द एज लोकेशन विल गेट एक्सेसिबल थ्रू एज लोकेशन ओनली। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्लाउड फ्रंट। अब एडब्ल्यूएस का सीडीएन सॉल्यूशन है, क्या है, एडब्ल्यूएस का सीडीएन सॉल्यूशन। अजूर का भी अपना सीडीएन सॉल्यूशन है ना। अजूर के सीडीएन सॉल्यूशन का नाम क्या है, अजूर सीडीएन सॉल्यूशन, राइट।
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये शायद Azure का है ना। ओके, तो AWS का CDN सॉल्यूशन है, Azure का CDN सॉल्यूशन है, और बाकी गूगल का भी CDN सॉल्यूशन रहेगा। बराबर है। कोई प्राइवेट CDN सॉल्यूशन प्रोवाइडर है क्या? हो सकता है कि नहीं? कोई एग्जांपल? रिलायंस है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्लाउड फ्लेयर है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक छोटा सा विंडो आता है, दिस वेबसाइट इज एक्सेस थ्रू क्लाउड फ्लेयर, आता है ना? एक ऑरेंज कलर का बॉक्स आता है और नीचे लिखा आता है दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल यूजिंग क्लाउड फ्लेयर, आता है, देखा है आपने? वो CDN सॉल्यूशन है, दैट इज अ प्राइवेट CDN सॉल्यूशन। वो AWS का है क्या? नहीं, वो किसका है? प्राइवेट का है ना? तो क्लाउड फ्लेयर को अगर हम लोग पैसा पे करेंगे तो डेफिनेटली क्लाउड फ्लेयर इज ऑल्सो प्रोवाइड CDN सॉल्यूशन, और ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब यहाँ पे क्यों बताया मैंने? एक है ट्रांसफर एक्सेलरेशन और दूसरा है CDN। तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन, डेटा अपलोड या डाउनलोड होगा ट्रांसफर एक्सेलरेशन के थ्रू के, और वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करना है तो नॉर्मली CDN के थ्रू कौन सा कंटेंट यूज होता है? डायनेमिक कंटेंट नॉर्मली यूज नहीं होता है, वो होता है स्टैटिक। क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है? हर बार चेंज होगा ना। अगर चेंज हो जाएगा डायनेमिक, डायनेमिक वेबसाइट हमने कॉन्फ़िगर किया और उसके लिए CDN अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो सकता है हमको ओल्ड कंटेंट मिले। तो उसके नॉर्मली क्या होता है? स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक कंटेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? CDN यूज करते हैं। डायनेमिक के लिए करते हैं क्या? नहीं यूज। डायनेमिक के लिए हम लोग नहीं यूज करते। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ट्रांसफर एक्सेलरेशन जो डेटा अपलोड और डाउनलोड के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है CDN। क्लियर? और क्या होता है मल्टी पार्ट अपलोड? ये शायद मैंने बताया था, मल्टी पार्ट अपलोड। अब S3 कितना डेटा, S3 में कितना डेटा सेव कर सकते हैं निखिल? शाबाश। up to से 5 5 TB. TB सेव कर सकते हैं। S3 में डेटा कितना सेव कर सकते हैं? अनलिमिटेड। हालांकि अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका भी फिजिकल कैपेबिलिटी है ना, लेकिन बहुत बड़ा स्टोरेज पीछे दिया है तो हम लोग का भी लिमिट है अपलोड करने का, क्योंकि फ्री में तो देता नहीं है वो सेव करना, पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। सिंगल फाइल कितना बड़ा अपलोड कर सकते हैं? 5 GB का। अगर आपको 5 GB डेटा ओवर द इंटरनेट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजना है, कितना समय लगेगा बॉस? बहुत समय लगेगा, चाहे आपके पास अच्छी बैंडविड्थ हो तो भी, है ना? तो यहाँ पे क्या करता है AWS इनसाइड, मल्टी पार्ट अपलोड करता है, आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, AWS करता है ना? तो 5 GB के ऊपर का फाइल है तो मल्टी पार्ट अपलोड होता है, लेकिन AWS रेकमेंड करता है कि 100 MB के ऊपर का फाइल तो मल्टी पार्ट अपलोड करो। मल्टी पार्ट मतलब समझो 5 GB का फाइल है, उसको ब्रेक करेगा लॉजिकली, एक एक पार्ट अपलोड करेगा और वहां जाके इंटीग्रेट कर देगा, है ना? तो 100 MB के ऊपर, वैसे तो बोलता है कि 5 GB के ऊपर मल्टी पार्ट अपलोड करो, लेकिन AWS क्या करता है इंटरनली, 100 MB के ऊपर डेटा है तो मल्टी पार्ट अपलोड करो, क्योंकि 100 MB का फाइल जाने में भी समय लगता है। क्या लगता है? डाउनलोड करते समय भी हाँ। क्या? हाँ होगा, इंटरनली कुछ तो सीक्वेंसिंग मेंटेन करेगा ना, कौन कौन सा मल्टी पार्ट अपलोड सीक्वेंस क्या है, उसको अरेंज कैसे करेगा, उल्टा पुल्टा अरेंज कर दिया तो डेटा हमको एक्सेस प्रॉपरली नहीं होगा। हाँ, बराबर। देन S3 इवेंट नोटिफिकेशन होती है।
क्या देखेंगे? S3 इवेंट नोटिफिकेशन। अब इवेंट नोटिफिकेशन भेजे किस किस को जाते हैं? ओके, इवेंट नोटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? For event notification, we can send event to following services. एक है SNS। SNS क्या है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। दूसरा क्या है? SQL, सिंपल क्यू सर्विस। और तीसरा है क्या है भाई? लैम्बडा। अबे लैम्बडा सिर्फ AWS में यूज नहीं होता है, बहुत सारी जगह ये लैम्बडा यूज होता है। ओके, अब लैम्बडा मतलब क्या होता है? बेसिकली आई विल से इट्स अ कंप्यूट सर्विस but only work when we call। ठीक है, पहले मतलब बस समझो, पहले एसएनएस और एसक्यूएस के बारे में सब। एसएनएस का मतलब है अजय क्या है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। पैसे कट हो गए, नोटिफिकेशन आया। पैसे जमा हो गए, नोटिफिकेशन आया। दैट इज व्हाट द नोटिफिकेशन, राइट? तो हम लोग भी नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब S3 के इवेंट नोटिफिकेशन में मैंने कुछ कॉन्फ़िगर किया और एसएनएस बता दिया, तो एसएनएस मेरे पास सर्विस होना चाहिए। एसएनएस का एक सब्सक्राइबर होना चाहिए, मतलब एसएनएस का एक जैसे मेरा ईमेल आईडी सब्सक्राइबर है एसएनएस का, मैंने एसएनएस सर्विस क्रिएट किया। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? बहुत सारी जगह। उसमें से एक ईमेल अकाउंट है, मोबाइल है ना? या फिर और भी सारी चीजें है जिसको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो मैंने एक सब्सक्राइबर ऐड किया एसएनएस के अंदर। ओके, मेरा ईमेल आईडी बराबर। अगर मैन्युअली पुश करूं, नोटिफिकेशन सेंड करना चाहो एसएनएस के थ्रू, तो वो कहाँ है? नोटिफिकेशन आएगा मेरी ईमेल आईडी को। मुझे क्या करना है? S3 के साथ इवेंट नोटिफिकेशन सेट करना है और एसएनएस देना। क्या देना है? एसएनएस। अब एसएनएस अगर देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? S3 के साथ इवेंट नोटिफिकेशन करेंगे एसएनएस का, और एसएनएस में सब्सक्राइबर ऐड करेंगे कोई ईमेल आईडी। तो अगर S3 के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करो तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन। दूसरा है सिंपल क्यू सर्विस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एसएनएस मतलब एसएनएस का तो मतलब मैंने बता दिया। दूसरा है एसक्यूएस। एसक्यूएस मतलब सिंपल क्यू सर्विस। नाउ व्हाट इज दिस सिंपल क्यू सर्विस? जब दो एप्लीकेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो एसक्यूएस कॉन्फ़िगर किया जाएगा। समझो यहाँ पे कितने एप्लीकेशन सर्वर्स है? शाबाश को नींद आ रहा है, ठीक है जा शाबाश, चेहरा धो के आओ, है ना? बिंदास जाने का, चेहरा धो के वापस आ जाने का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, हमको नींद आ सकती है, तो अगर कोई चीज नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, अब बिना फैन के बैठ भी तो नहीं सकते हैं, तो वॉश करके आओ चेहरा और बैठ, फॉरगेट अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग 5-6 लोग हैं, है ना? यहाँ पे हम लोग है एप्लीकेशन। मुझे, तेरा नाम क्या है? श्रीराज को मैसेज भेजना। तो यहाँ पे मेरा भी रिसोर्सेज यूज हो रहा है, श्रीराज का भी रिसोर्सेज यूज हो रहा है। मुझे अजय को रिसोर्सेज कुछ मैसेज भेजना है, तो अजय मेरा भी रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे क्या है, हम दोनों को देखना पड़ेगा भाई कब मैसेज भेजना है, कब रिसीव करना है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? अगर हमने एक पूल बना दिया है यहाँ, एक पूल, मेरे को जब मैसेज भेजना है मैं उस पूल के अंदर डाल दूंगा, है ना? अजय को जब रिसीव करना है तब वो पूल के अंदर से रिसीव कर।
और रिसीव करने के बाद डिलीट कर देगा। क्या कर देगा? जैसे एक प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं, ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे कुछ मैसेज भेजना है, मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया, और जब जितने सारे रेसिपिएंट कनेक्टेड है उस पूल को, वो क्या करेगा, संजय श्रीराज ने मैसेज को, उसको समय है, उसको प्रोसेस करना है, तो मैसेज पढ़ा, उसने प्रोसेस किया और उसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट। डिलीट क्यों नहीं किया जाएगा? डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा लोग उसको प्रोसेस करेंगे। ओके, तो बेसिकली एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए एसक्यूएस एडब्ल्यूएस ने क्रिएट किया है, इससे बहुत सारा काम कम हो गया। मतलब मैसेजिंग कौन मैनेज करता है? एडब्ल्यूएस एसक्यूएस। मैसेजिंग कौन मैनेज करता है? एडब्ल्यूएस एसक्यूएस। एप्लीकेशन जो उसके साथ इंटीग्रेट रहेगी वो क्या करेंगी? डेटा सेंड करेंगी। सिर्फ मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या, कि मुझे अजय को डेटा सेंड करना है, तो मैंने यहाँ से गया, फिर अजय को मिला कि नहीं, तो दैट इज अ लॉट ऑफ ओवरहेड, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एसएमएस के अंदर डेटा डाल दो, बाद में एसएमएस देखते बैठेंगे कहाँ जाना है क्या नहीं। जो जो उसके कनेक्टेड एप्लीकेशन से मैसेज को रिसीव करेगा और प्रोसेस करने के बाद डिलीट भी करेगा। अगर प्रोसेस करने के बाद डिलीट नहीं करेंगे तो होगा क्या, सेम डेटा में बी प्रोसेस में मल्टीपल पीपल, सेम डेटा में बी प्रोसेस में मल्टीपल पीपल। तो यहाँ पे एसएनएस भी है और हमारे पास एसक्यूएस भी है। तीसरा क्या है? लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या है? अब ये तो सिर्फ मैसेजिंग का काम करते हैं, एसएनएस डायरेक्टली यूजर को भेजता है, और एसक्यूएस एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम। लैम्बडा इज अ कंप्यूट पावर। लैम्बडा इज अ कंप्यूट पावर। मैं क्या कर सकता हूं? लैम्बडा इज अ कंप्यूट पावर। कंप्यूट पावर का मतलब क्या होता है शाबाश? थोड़ा एम्प्लॉय स्टूडेंट को पूछते हैं। यस, कंप्यूट पावर का मतलब क्या होता है बॉस? यस, रिसोर्स ठीक ठाक। रिसोर्स रिसोर्स पावर आई गेस सर। रिसोर्स मशीन, कुछ तो भी काम करता हाँ, है, कंप्यूटिंग पावर। लैपटॉप इज अ कंप्यूटिंग पावर, तो लैम्बडा भी कंप्यूटिंग पावर। EC2 इज अ कंप्यूटिंग पावर। एक आपको ने यार कल का ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, एक क्वेश्चन दे दूं क्या? लिस्ट द दे दो सर। कंप्यूटिंग सर्विसेज अवेलेबल इन AWS। मतलब AWS में ऐसा सर्विसेज आप बताओ, सिर्फ नाम बताओ, कंप्यूट सर्विसेज कौन कौन सा है। एक है आपका EC2 इंस्टेंस, एक है EC2 इंस्टेंस, दूसरा है लैम्बडा, दूसरा है लैम्बडा। मतलब पीछे में प्रोसेसिंग होता है, मतलब CPU इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज इन्वॉल्व होता है वगैरह। तो लैम्बडा इज अ कंप्यूट पावर। मतलब अगर उसको बोला जाए तो कुछ तो भी काम करेगा। आपका वर्चुअल मशीन पे आपने कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर किया, वो कैसे चलता है? 24/7 365 डेज चलता है कि नहीं? लेकिन लैम्बडा ऐसा नहीं है। लैम्बडा क्या करता है, जब उसको ट्रिगर करेंगे तब वो काम करेगा, और काम खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा। लैम्बडा क्या है तो कंप्यूट पावर। अगर मैं वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहूँ लैम्बडा पे तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ऐसा नहीं, लेकिन उसका पर्पस अलग है। पर्पस क्या है भाई? जब मुझे उसको कॉल करना है तो वो एग्जीक्यूट होगा और बाद में खत्म हो जाएगा, और जितनी देर के लिए काम किया उतना ही पैसा चार्ज करेगा, उतना ही पैसा चार्ज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताना चाहता हूँ, मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, सर्वर है ना। इन सर्वर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट और ऑटोमेटिकली स्टॉप करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट और स्टॉप करना है तो कैसा करेंगे? तो लैम्बडा को कॉल करेंगे, एक लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट कर, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। दूसरा लैम्बडा फंक्शन कॉल करेंगे, उसको बोलेंगे, जब मैं उस फंक्शन को बोलूंगा तो वो उसको स्टॉप कर देंगे। क्या करेगा? स्टॉप। एक प्रोजेक्ट है आपको पास में, हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक EC2 इंस्टेंस लगेगा, लैम्बडा फंक्शंस लगेगा अलग अलग,
और वो क्या करेंगे, जब आप शेड्यूल करो उस समय पे लैम्बडा फंक्शन कॉल करके ऑन करेगा, ऑफ करेगा। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। आपका कोई सर्वर है, रात को 10 बजे के बाद कोई काम नहीं रहता है, जैसे हर ले लो। अब इनके सेल्स लोग कितनी देर तक काम करेंगे, रात को 8 बजे 9 बजे तक। ओके, 9 बजे मैक्सिमम। ट्रेनिंग सेंटर ना कितना देर तक काम करेंगे, और सवेरे 9 बजे के पहले कोई आता है तो क्या, अगर इन्होंने AWS के ऊपर कोई इंस्टेंस रखा है, एप्लीकेशन रखा है, तो उसका 24 आवर का कॉस्ट लगता है। अगर इन्होंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया तो 12 घंटे का कम हो जाएगा ना। ऐसे तो बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है एक लैम्बडा फंक्शन के अंदर, थ्रू बहुत सारे सर्वर्स को मैं बंद कर सकता हूँ या स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? कृष्णा No. पाटिल। ओके, माधुरी आपको कोई है डाउट? No. अशरफ, चलो कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने बहुत सारा सर्विसेज आज बोला, SNS, SQS, है ना, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड ट्रेल, और क्या क्या है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन, एन्क्रिप्शन। Encryption. तो बेसिकली क्या है ना, आप करके तो देखोगे, नो वरी, लेकिन इसको याद रखो, इसका मतलब क्या होता है और करता क्या है, नहीं तो यही कंफ्यूजन कर, एक सर्विस दूसरी जगह जोड़ देंगे, दूसरा जगह पहली जगह जोड़ देंगे। यस सर ऐसे ही सर ऐसे सर खाली त्या याच्यात तर ते प्रत्येकी आपल्याला डिफाईन करावं लागते की बाबा काय झालं तर मला ते नोटिफिकेशन मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ना, ये बेसिकली ये S3 इवेंट नोटिफिकेशन है। S3 के ऊपर इवेंट में डिस्क्राइब करूँ, मैं बोलूंगा गेट ऑब्जेक्ट, गेट मतलब डाउनलोड का इवेंट, या पुट ऑब्जेक्ट, पुट मतलब अपलोड का इवेंट, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा, नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा, किसको, जिसको मैंने S3 के साथ इंटीग्रेट किया है। इधर मैं लैम्बडा को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं SNS को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं SQS को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब SNS को मैंने इंटीग्रेट किया तो जैसे पुट होगा ऑब्जेक्ट S3 के ऊपर, वो किसको ट्रिगर करेगा, SNS को। SNS का एक सब्सक्राइबर रहेगा, वो क्या करेगा, उसको मैसेज भेज देगा, है कि नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो इवेंट नोटिफिकेशन यहां से मैं दे दूंगा, लेकिन अगर SNS को S3 एक्सेस करेगा तो उसके लिए परमिशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, पॉलिसी किसके ऊपर, SNS के ऊपर। S3 के ऊपर देगी क्या, नहीं, मतलब SNS विल अलाउ S3 टू सेंड नोटिफिकेशन। वो तो इंटीग्रेट तो हमने कर दिया ना। अगर मैं SQS करूंगा तो भी SQS पे मुझे पॉलिसी देना पड़ेगा, अगर लैम्बडा यूज करूंगा तो लैम्बडा के ऊपर भी पॉलिसी देना पड़ेगा, है ना। यस, यस।